नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। उसका भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज की वापसी से जहां एक तरफ कई देश चिंता में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों की बाँछें खिली हुई है। जी हां, पाकिस्तान जहां अफगानिस्तान में तालिबानी राज को मौके के तौर पर देख रहा है, चीन का रवैया भी बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है। तालिबान के सहारे चीन भी अपने मंसूबों को पाल कर बैठा हुआ है। चीन न सिर्फ तालिबान के साथ संपर्क स्थापित कर चुका है, बल्कि इस बात का भी संकेत दे चुका है कि उसे तालिबान की सत्ता को मान्यता देने में कोई परेशानी नहीं। तालिबान के कब्जे से चीन और पाकिस्तान गदगद नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तालिबान को लेकर भारत सरकार की भावी रणनीति क्या होगी, आज इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और मामले को समझाते हैं। देखिए, तालिबान के रहनुमा बने पाक और चीन। तालिबान को लेकर गदगद दोनों देश। पाक चीन की जुगलबंदी पर भारत की पैनी नजर। कूटनीतिक रणनीति से दिया जाएगा जवाब। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ज्यादातर देशों ने इसकी निंदा की है, लेकिन पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान तालिबान के रहनुमा बने हुए हैं। पाकिस्तान जहां तालिबान की वाहवाही कर रहा है, तो तालिबान को लेकर चीन का रवैया भी पूरी तरह बदला हुआ है। चीन न सिर्फ तालिबान के साथ संपर्क स्थापित कर चुका है, बल्कि इस बात का संकेत भी दे चुका है कि उसे तालिबान की सत्ता को मान्यता देने में कोई परेशानी नहीं है। चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी पर भारत की पैनी नजर है। भारत अभी वॉच एंड वेट की स्थिति में बना हुआ है। भारत चीन और तालिबान के सीधे संबंधों से ज्यादा इन दोनों को करीब लाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को लेकर आशंका में है। इसलिए भारत अभी अफगानिस्तान में तालिबान, पाकिस्तान और चीन के बीच संबंधों की तासीर को देखकर अपनी नीति तय करेगा। सूत्रों का कहना है कि तालिबान को लेकर पाकिस्तान और चीन सबसे ज्यादा उत्साहित है। बुधवार को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच टेलीफोन पर विचार विमर्श किया था, जिसमें अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा हुई थी। चीन के विदेश मंत्री पहले ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में तालिबान की तरफ से आगे चल रहे नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात कर चुके हैं। अगर तालिबान उम्मीद के मुताबिक वहां सरकार बना लेता है, तो उसे सबसे पहले ये दोनों देश ही मान्यता देंगे। पाकिस्तान के बाद चीन दूसरा देश है जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि तालिबान अफगानिस्तान के सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व देगा। दुनिया के तमाम देश जहां अपने दूतावास बंद कर रहे हैं, वहीं चीन ने कहा है कि उसका दूतावास सामान्य तौर पर काम करता रहेगा। चीन के इस रवैये पर भारत की बारीक नजर बनी हुई है। तालिबान के आने के बाद भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के रिश्ते और मजबूत होंगे। दुख की बात है कि भारत में इन भावी चुनौतियों को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। कूटनीतिक रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने इशारे पर नचाने वाला राष्ट्र बना लेगा। चीन की BRI परियोजना का विस्तार अफगानिस्तान तक हो जाएगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अब अफगानिस्तान से जोड़ा जा सकता है। वहीं चीन की मंशा अफगानिस्तान में भी दूसरे देशों की तरह भारी भरकम परियोजनाएं शुरू करने की है। इन परियोजनाओं को बलूचिस्तान की ग्वादर परियोजना से जोड़ा जा सकता है। भारत CPEC का विरोध करने वाला पहला देश है। इस परियोजना का बड़ा हिस्सा POK से होकर गुजरता है, जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अंग है। अफगानिस्तान कई तरह के खनिजों के मामले में भी, जिसका अभी तक खनन नहीं किया गया है, माना जा रहा है कि चीन की नजर इस पर भी है। ऐसे में भारत दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर आगे की रणनीति पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस बीच इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन तालिबान का कब्जा भारत पर होगा क्या असर?
जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत क्या करेगा, भारत पर क्या असर होगा, भारत की आगे की भावी रणनीति क्या होने वाली है। चीन और पाकिस्तान को कितना होगा फायदा? क्या भारत को अलग थलग करने की ये हो रही है कोशिश? चीन और पाकिस्तान की साजिश को भारत कैसे देगा मात? ये भी गंभीर सवाल, बड़ा सवाल। और चीन और पाकिस्तान को क्यों कबूल है तालिबानी सरकार? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ त्रिपाठी जी आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है माथुर साहब आपका। डॉक्टर संजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान मामलों के जानकार है, बहुत स्वागत है आपका भी। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रवि पाराशर जी। चर्चा की शुरुआत संजीव कौशिक जी आपके साथ करना चाहूंगी। फिलहाल ये जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है हमारे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? पाकिस्तान को और चीन को तालिबानी सरकार वहां अफगानिस्तान में क्यों मंजूर है? वो इतने एक्साइटेड, इतने गदगद क्यों नजर आ रही हैं? क्या उनके हिडन एजेंडास? क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हुई और जिस तरह से धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करता चला गया, सारे लोग ये जानते हैं, हम खास करके हिंदुस्तानी जानते हैं कि इससे सबसे ज्यादा यदि कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान और चीन ही है। पिछले दरवाजे से जिस तरह से हिंदुस्तान से लगातार एक शत्रु युद्ध वो लड़ता चला आया है, उसमें एक और भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी तालिबान की। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या हिंदुस्तान एक और मुल्क जो हमारा पड़ोसी मुल्क था और दोस्त था, वो क्या हम उसे दुश्मन की श्रेणी में रखना चाह रहे हैं या रखने जा रहे हैं? ये भारत सरकार बहुत गहन अध्ययन करके फिर वो अपना अभी तक कोई स्टैंड क्लियर उन्होंने नहीं किया है। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारत सरकार बहुत कुछ सोच समझ के कदम उठाएगी और वो कभी नहीं चाहेगी भारत सरकार की एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो हमारे बगल में है, पहले हमारा मित्र रहा है, अब उसे हम कुछ उसके साथ इस तरह का संबंध बनाए, चाहे जिस भी परिस्थिति में वहाँ सरकार यदि तालिबान की बनी है, पड़ोसी मुल्कों ने यदि एक तरह से मान्यता दी है, तो हमारे तरफ से भी कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ कैसे शांति स्थापित हो, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हो। अपनी भूमिका वहाँ के आम जन जो बच जा रहे हैं, कोशिश तो है कि जो लोग जिस देश के हैं वो लोग अपने अपने देश के लोग अपनी जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने नागरिकों को। लेकिन इसके बावजूद कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ शांति किस तरह से स्थापित की जाए, वहाँ आम जनजीवन को जो अभी बहुत ज्यादा अस्वस्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तालिबान की कथनी और करनी हम जानते हैं कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शुरुआती दौर में उन्होंने कोशिश की कि एक मैसेज दिया जाए पूरे विश्व बिरादरी को कि हम सामान्य तरीके से एक सत्ता हस्तांतरण करने की कोशिश में है, लेकिन जो 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 दिख रहा है, जो वहां से चल के खबरें आ रही हैं या डायरेक्ट खबर जो लोग देख पा रहे हैं, उसमें स्थितियां बिल्कुल उसके उलट दिखाई दे रही हैं। तो इन दोनों के बीच में भारत सरकार को सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी होगी और ये देखना होगा कि ये जिसके बारे में आप चर्चा शुरुआती दौर में ही कर रहे हैं और पाकिस्तान कैसे इससे लाभ उठाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हैं, ऐसा ना हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाए। तो अब चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पड़ोसी मुल्क में यदि इतनी बड़ी उठापटक हो तो उससे कहीं ना कहीं हम प्रभावित वैसे भी होने वाले हैं। तो वो प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन ये चालबाज जो हमारे पड़ोसी मुल्क जो विस्तारवादी अपनी नीतियों को आगे लेकर के और एक विध्वंसक नीतियों के साथ जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इस पे पैनी निगाहें होनी चाहिए और उसके साथ साथ सरकार की कदम सरकार बढ़ाने का प्रयास करेगी, मुझे ऐसा। ठीक है, डॉक्टर संजीव राय अफगानिस्तान मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? आपको इस समय क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? भारत पर इस तालिबानी राज का कितना और किस हद तक असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अफ़गानिस्तान का जो आम आवाम है ना, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी काबुल के बाहरी इलाके में, कुंदूज के लोग, मैदान वर्दक के लोग, जो उसके आसपास के प्रोविंस हैं, वो सारे लोग जो भागे थे उस समय कि काबुल में हम जाएंगे और हम महफूज रहेंगे, और बाद में तालिबान काबुल तक पहुंच गया जी। उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है डिसअपियर होने के अलावा, छुपने के अलावा। तो सबसे
बड़ी अभी चिंता की बात तो ये है कि उनको कैसे एक मानवीय सहायता पहुंचाया जाए, उनको दवा, उनको खाने के पैकेट और सैनिटेशन ये सब और पानी ये सब मुहैया कराया जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात आपको ये समझिए कि फ़िलहाल अफ़गानी जो तालिबान हैं उनका फोकस अभी करेंटली अफ़गानिस्तान के अंदर है, और ऐसा नहीं है कि मतलब स्थितियां नहीं बदलती हैं, बाकी देश भी इसमें नज़र लगाए हैं, क्योंकि एक ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये केवल दो देशों का मामला नहीं है कि चीन और पाकिस्तान ही सब कुछ डील कर लेंगे। ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और अफ़गानी तालिबान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थितियों के लिए उनकी निर्भरता अभी दूसरे देशों पे है, क्योंकि केवल पिछली बार की तरह वो गलतियां नहीं करना चाहते हैं कि जिस पे उनके आय का स्रोत केवल अफीम पे निर्भर था। तो अब वो पश्चिमी देशों से भी अपील कर रहे हैं कि आपके जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क चल रहा था, जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा था, हाँ। उसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर सारी सीमाएं बंद हो जाएंगी तो वहाँ पे हालात तो और खराब हो जाएंगे। और तालिबान ऐसा नहीं है कि वो निर्विरोध वहाँ पे सत्ता में रहेंगे। वहाँ पे दूसरे और आतंकवादी समूह जैसे ISIS है और अल-कायदा के कुछ लड़ाके हैं, तो वो सब उनके लिए एक परेशानी का सबब बनेंगे। और ऑलरेडी जैसे पंजशेर से कुछ लोग, ठीक है वो अभी उतने मजबूत शायद नहीं दिख रहे हों, लेकिन उनके पीछे भी कुछ देश होंगे, क्योंकि पंजशेर से लोग खड़े हो रहे हैं तालिबान की मुखालफत के लिए। तो तालिबान की अभी ये कोशिश है कि अफ़गानी जो अलग अलग धड़े हैं उनको मिला के एक मिली-जुली सरकार बनाई जाए। लेकिन ये चिंता की बात इसलिए ज़्यादा है भारत के लिए, क्योंकि देखिए हथियार ख़त्म नहीं होते हैं, हथियार सर्कुलेट होते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके तक ट्रैवल करते हैं। इराक, साउथ सूडान, सीरिया में उधर जब वायलेंस कम हुआ है तो वो हथियार अफ़गानिस्तान की तरफ आए हैं। अब अफ़गानिस्तान में जो हथियार मौजूद हैं और जो US सेना भी छोड़ के गई है और जाएगी, हाँ। वो हथियार किसके हाथ लगेगा और उसका कौन कैसे इस्तेमाल करेगा, ये एक बड़ी चिंता की बात है। पाकिस्तान और चाइना इसमें अपने अपने लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? देखिए केवल दो ही देशों की बात नहीं है, उसके इर्द गिर्द और भी देश हैं, ईरान भी है, तजिकिस्तान भी है, तो और भी जो देश हैं उनके भी वहाँ इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना। वो साउथ एशिया और वेस्ट, लेकिन फिलहाल तो ये दो देश पाकिस्तान और चाइना खुलकर ऐसा नहीं है कि अमेरिका सामने आते हैं। देखिए पिछली बार जब तालिबान ने सरकार बनाई थी तो 3 देशों ने उसको मान्यता दी थी, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और UAE ने उसको मान्यता दी थी। अब वैसे तो अगर आप देखें तो पॉलिटिकल ऑफिस जो तालिबान का है वो सालों से दोहा में है, कतर में, उनका पॉलिटिकल ऑफिस तो कतर में ही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। रवि जी, जिस तरह से डॉक्टर संजीव राय ने जिक्र किया कि भाई ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का मामला है, सिर्फ 2 देशों तक समय सीमित नहीं रहना चाहिए, और ऐसे में क्या इसी ग्लोबल पॉलिटिक्स के चलते, खासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूं या चाइना की बात करूं, क्योंकि अभी फिलहाल मुखर तरीके से वो दोनों देश सामने आ रहे हैं, खुलकर अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने लिए अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश करते हुए एक ग्लोबल लेवल पर? देखिए शिल्पा, डॉक्टर संजीव ने बहुत सही बात कही है। जिस समय हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं उस समय कम से कम ये जो सिनेरियो है अफगानिस्तान का, हाँ। और ग्लोबल पॉलिटिक्स का, हाँ। उसके बरक्स, इसका कोई आकलन या इसके बारे में कोई स्पेकुलेशन बहुत सीधे सीधे 2 और 2 4 के तौर पर, अर्थमेटिक के तौर पर नहीं दे सकते। न हम कैलकुलस और जो रेखा गणित है उसके तहत कोई चित्र बना के कोई समीकरण बहुत ज़्यादा स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में अभी वहाँ अराजकता की जो धूल, जो तूफान उड़ा हुआ है, उसको अभी बैठने का परिदृश्य है, बैठने का इंतज़ार करिए। और उसके बाद जो बहुत सारी स्थितियां अभी केवल हवा में है, आप पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, रूस हो गया
ईरान हो गया, जैसा संजीव जी ने कहा ताजिकिस्तान हो गया, और भारत हो गया, भारत के फिर अपने अपने मित्र हैं, और जो दूसरे जो देश अमेरिका हो गया। तो अभी बहुत सारी स्थितियों का एक विशद अध्ययन होना चाहिए और उसके बाद हम कोई ठोस कंक्लूजन पे निकल पाएंगे। इस समय जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वहाँ काम होने की ज़रूरत है, चाहे वो भारतीय नागरिक हों, सारे के सारे सुरक्षित रहें। और जो आपकी रिपोर्ट जो आपने इस डिबेट को शुरू करने से पहले दिखाई थी, उसमें एक वाक्य था जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। उस रिपोर्ट में कहा गया कि ये दुख की बात है कि भारत ने अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो यहाँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारत ने अभी तक भले ही अपनी स्थिति स्पष्ट न की हो, क्योंकि स्थितियां वहां भी अस्पष्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत कोई मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। और जब ये संकट चूंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका से नेटो फोर्सेस की वापसी इलेक्शन के समय ऐलान किया था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी, उनका वहां पर हताहत होना, पाकिस्तान पर बार बार हक्कानी नेटवर्क की मदद करने का आरोप ट्रंप प्रशासन उस समय लगा रहा था, और जो मदद पाकिस्तान की आर्थिक हो रही थी उसको भी रोक रहा था। तो ये एक कोई ऑल ऑफ सडन लिया हुआ कदम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से कोई कूटनीतिक प्रयास या रणनीतिक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। और आज भी हम जानते हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय बहुत सक्रिय है। यहाँ भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कई बैठकें हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत कोई मूक दर्शक सारी परिस्थितियों को लेकर बना हुआ है। युद्ध स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर काम हो रहा है। और भारत हड़बड़ी में कोई फैसला लेगा, ये उम्मीद हमें भारत के राजनय से नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जैसा डॉक्टर संजीव ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि तालिबान अगर वहाँ काबिज हो गया एक झटके में काबुल समेत सारी प्रांतीय राजधानियों पे करीब करीब मुख्य इलाकों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ तालिबान का कोई विरोध नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस, ISIS का नाम लिया उन्होंने, अलकायदा का नाम लिया, एक नाम है नॉर्दर्न अलायंस। अब्दुल रशीद दोस्तम फिर से सक्रिय, जैसी खबरें आ रही हैं कि पंजशीर इलाके में हो रहे हैं। और जो नॉर्दर्न अलायंस से जुड़े हुए जो और समूह थे वो जो छिटक गए थे, अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिका के नेतृत्व में जो नेटो फोर्सेस वहां रही 20 साल, तो अब दोबारा से एक नए स्तर पर वैश्विक ध्रुवीकरण भी हो रहा है। तो साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी फोर्सेस का एक ध्रुवीकरण अवश्य होगा, और उसके नतीजे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और उसी समय भारत को कोई अपना एक स्पष्ट रुख जाहिर करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अनुज माथुर जी, आपको क्या लग रहा है, भारत पर क्या और किस हद तक असर पड़ने वाला है, और भारत इससे कैसे डील करेगा या करना चाहिए? शिल्पा, देखिए शिल्पा, मैं कुछ टाइम चाहूंगा। मैं आपको कुछ 30 सेकंड में थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं कि ये जो तालिबान कैसे अफगानिस्तान में इतनी आसानी से आता हुआ नजर आ रहा है आपको। आ गया नहीं कहूंगा। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि तालिबान में आज की तारीख में कोई सरकार बनी नहीं है। तो तालिबान की सरकार वहां है नहीं, और कोई वहां पर वो भाग लिए हैं जो उनके प्रेसिडेंट हैं। तो वो सन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने सबसे पहले डायरेक्ट लिंकेज स्थापित किया था तालिबान से, क्योंकि शायद उस समय से अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि तालिबान एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अफगानिस्तान का, और वो अफगानिस्तान के सॉल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए। उसी चीज को ट्रंप प्रशासन ने 2020 आते आते गति दी। बाइडेन आए, बाइडेन ने उसको और गति दी, और उन्होंने सोचा था कि किसी प्रकार से एक सुलझी हुई इनक्लूसिव तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में बना दी जा सकती है। लेकिन इतना जबरदस्त मिस कैलकुलेशन हुआ है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी से, और पिछले कुछ 2 हफ्तों में इतने जबरदस्त तेजी से घुमाव आए हैं, वहां के परिवर्तन आए हैं वहां की परिस्थितियों में, कि ये सारा उनका सिस्टम गड़बड़ा गया, उनकी समझ गड़बड़ा गई। वो लोग चाहते थे कि किसी तरह से कोई न्यूट्रल और दोनों लोगों, हर प्रकार के लोगों को एक्सेप्टेबल आदमी इसमें सरकार वहां पर बना सके। 2-3 नाम थे, अब्दुल्ला बरादर का नाम हमेशा से उसमें था। तो जहां तक सरकार बनाने का सवाल है अफगानिस्तान में, वहां विश्व समुदाय यह समझ रहा था कि एक
मिलीजुली सरकार वहां पर बन पाएगी, जो कि ये तालिबान का जो 1996 वाला प्रारूप है उससे अलग होगी। दूसरी बात जब हुई उसके बाद के जलील जार उन्होंने भी कहा कि यहां पर एक ऐसी सरकार बन सकनी चाहिए, लेकिन अब चीजें पलट गई हैं। मुल्ला बरादर पहुंच गए हैं कंधार, और यह संभावना बन रही है कि मुल्ला बरादर बजाय इसके कि न्यूट्रल बाकी तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलें, वो एक अपनी तालिबानी सरकार वहां बनाएंगे, और उसमें दिखावे के लिए गुलबुद्दीन हकमतयार तरीके के कुछ लोग, जो कि लीनेज जिनकी थोड़ी बहुत तालिबान की तरफ ऑलरेडी है, उनको मिला करके वहां पर सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इस प्रकार की सरकार को कोई भी देश मान्यता देगा नहीं। शायद पाकिस्तान दे दे, शायद चीन भी दे दे, रूस के भी स्वर बदले हैं। लेकिन रूस ने भी ये कहा है कि वो सरकार यदि वहां बनी, तालिबान की अभी बनी नहीं है, और तो उसका कॉन्डक्ट देखते हुए वो आगे की बात कार्रवाई करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अमनुल्लाह हैं सालेह, उन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बता लिया है। उन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट भाग गए हैं, और गनी और मैं अब, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट था, मैं अब प्रेसिडेंट हूं। तो ये बिल्कुल साफ नहीं है कि तालिबान भले ही उनको कुछ, और अमनुल्लाह सालेह की एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनके स्टांस बहुत प्रॉपर एंटी पाकिस्तान स्टांस है। इसीलिए वो अभी कहीं अपने हाइड हाउस में हैं, क्योंकि उनको यह शक है कि जैसे ही वो ओपनली बाहर आएंगे तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये भी संभावना है, क्योंकि चीन। और तीसरी बात, जहां तक चीन और पाकिस्तान का सवाल, उसके बारे में आगे बात करूंगा अगर मौका मिला तो। जहां तक सवाल भारत के पार्टिसिपेशन का है, आज की तारीख में हमको पार्टिसिपेशन की बात नहीं, हमको लीड लेनी चाहिए। हमको लीड लेनी चाहिए। ये इसके पड़ोसी देशों के साथ मिलके, ईरान हो गया, आपका ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, उनके साथ मिलके चाइना को भी अगर वो इन्वॉल्व आना चाहते हैं, त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, ये लीड कैसे ली जाए, और क्या वाकई में इस समय भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में, ऐसे में इस पीरियड के दौरान किन किन चीजों को भारत ऑब्जर्व करेगा, किन किन चीजों की बिना पर आगे का फैसला लेगा, आगे की रणनीति बनाएगा? देखिए शिल्पा, क्यों वेट एंड वॉच हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, लोग एलिज कर रहे हैं कि भारत सरकार कोई स्पष्ट नीति नहीं, स्पष्ट कोई रुख नहीं जाहिर कर रही है। जैसा कि हमारे पहले के एक वक्ता ने कहा, मैं सहमत हूँ कि स्पष्ट रुख उन स्थितियों में जाहिर किया जाता है जो स्थितियां खुद स्पष्ट होती हैं। अगर कोई स्थिति अभी अस्पष्ट है तो उसमें आप स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर वही हालत है। यहाँ अभी सरकार बनी नहीं। सरकार किसकी बनेगी, कौन बनेगा, उसमें कितने तालिबान के होंगे, कितना हद तक तालिबानी प्रभाव होगा, कितने हद तक दूसरों के प्रभाव होंगे, ये भी देखना है। और जब ये सरकार बन जाएगी तो रिकॉग्निशन की बात तभी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार चुप बैठी है। जैसा कि अभी पहले के वक्ताओं ने बताया, पराशर जी ने बताया कि मीटिंग्स हो रही हैं और ऑप्शंस वे किए जा रहे हैं, तौले जा रहे हैं, कब किस पे क्या करना होगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, लीड लेने की बात तो छोड़िए, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हमको अपने बहुत मॉरल हाई ग्राउंड पे नहीं रहना चाहिए। ये नहीं, हमें प्रैग्मेटिक हमें होना चाहिए। हमको ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है कि अगर उनकी सरकार बनती है और वो आतंकवादी चीजें या जिससे कट्टरवादी रुख अपनाते हैं तो हम क्या करेंगे। मेरा कहना यह है कि कट्टरवादी रुख पाकिस्तान भी अपना रहा है, परेशानियां मानवाधिकार की म्यांमार में भी, लेकिन हमने इन दोनों में से किसी से संबंध तोड़ा नहीं। हमने इन दोनों को भी मान्यता है इनकी बरकरार। तो और ये इसलिए भी होगा कि देखिए, एक तो हो सकता है कि तालिबान सिर्फ ये दिखावे के लिए, फेस सेविंग के लिए, सिर्फ एक फसाड के तौर पे ये कह रहा हो कि हम औरतों को सम्मान देंगे और हम भारत की कोशिश कर रहा हो, भारत के निवेश को कोई हम परेशानी नहीं होने देंगे। ये भी हो सकता है कि लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो तालिबान के लोकल कमांडर्स हैं उन तक ये बात या पहुंची नहीं हो या पहुंचाई नहीं गई हो जानबूझ के या जैसे भी, तो इसलिए ये डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कूटनीति में कोई भी परमानेंट बेड फेलो नहीं होता।
ठीक है। आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे सही होता है। यही अमेरिका एक दिन तालिबान के साथ, यही अमेरिका ने तालिबान को पाकिस्तान ने जन्म दिया था और अमेरिका ने उसमें मिडवाइफ की भूमिका निभाई थी, लेकिन वही अमेरिका आज तालिबान के खिलाफ है। ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो एक दो स्टेटमेंट्स आए हैं सुहेल शाहीन के, जो इनके प्रवक्ता हैं कि हम भारत के किसी भी निवेश को हम खत्म नहीं होने देंगे। वैसे भी क्योंकि किसी भी सरकार से, किसी भी समझदार सरकार जरा सी भी अगर समझदार हो तो उसके लिए ये निश्चित हो जाता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं खराब करेगी, क्योंकि इससे उसका भी और इससे जनता का और प्रकारांतर में सरकार का भी फायदा होना बेशक से वो सत्ता में बैठ जाए, लेकिन फिर आगे सरकार अपनी चलाएगी कैसे, देश को आगे बढ़ाएगी कैसे, ये भी तो सवाल उनके सामने खड़ा होता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमको सिर्फ ये चीजें जो स्टेटमेंट्स आए हैं इनको सूत्र लेकर के हमको तालिबान से बातचीत, मेरी जानकारी के हिसाब से 2018 के आखिर से हम पर्दे के पीछे से थोड़ा बहुत बातचीत करते रहे। लेकिन अब हमें उनसे ये बातचीत करनी चाहिए कि देखिए, हम किसी भी तरह से किसी पार्टी के या किसी ग्रुप की ओर से या खिलाफ नहीं है। ठीक है। हमारा तो रुख यही रहा कि अफगानिस्तान की भलाई के लिए, विकास के लिए हम परियोजनाएं चलाएं, वही हम अब भी यही हमारा मकसद रहा है। संजीव कौशिक जी, आपके पास आऊंगी। बहुत सारी अनिश्चितताएं इस समय, बहुत सारी आशंकाएं इस समय, लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इतने संवेदनशील मामले को लेकर, आपको लग रहा है बिल्कुल सही अभी स्टैंड है ये भारत का, और आगे जैसे जैसे स्थितियां वहां पर निश्चित होती जाएंगी, स्पष्ट होती जाएंगी, उस हिसाब से हमें अपने आगे का फैसला लेना चाहिए। देखिए, जब तक तालिबान वहाँ पे स्थापित सरकार न कर ले तब तक ये अनिश्चय का वातावरण बना रहेगा। हमारी चिंताएं वर्तमान और भविष्य के लिए, दोनों के लिए बनी हुई है। वर्तमान में एक तरफ जहाँ वहाँ पे हमारे हिंदू और सिख भाई जिस तरह से फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की एक तरह से जिस तरह से जद्दोजहद बनी पड़ी है, बाकी वहाँ के महिलाओं और बच्चों के जीवन के लिए जिस तरह से हमारे जहन में बात चल रही है, ठीक उसी तरह से भविष्य में हमें यह भी आशंका है कि जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क हो या फिर ISI के थ्रू एक कॉकस बना हुआ है तालिबान पे, जैसे वो चाहता है वैसे वो उसे काम कराता है। भविष्य में हमें तो ऐसा लग रहा है कभी कभी ये सोच करके कि जिस तरह से बंदूक के बल पे जिस तरह से सत्ता में लौटा तालिबान, वहां पे स्थापित होने का प्रयास किया है, क्या भविष्य में ऐसा तो नहीं कि आतंकवादियों का एक गढ़ बन जाएगा जिसे पाकिस्तान और चीन के अपने इशारों पे वो इस्तेमाल करेंगे, वो एक ऐसा जगह बन जाएगा। तो ये तमाम चीजें, मैंने कहा कि आशंकाओं के बीच में हम लोग डोल रहे हैं। निश्चित तौर पे भारत की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि वर्तमान में वेट एंड वॉच, जैसा कि सारे पैनलिस्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि अंदरूनी खबर भी यही है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। पैनी निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर पूरा विश्व बिरादरी उसके प्रति किस तरह का रवैया अख्तियार करता है, और कई देश, केवल चीन और पाकिस्तान की ही बात नहीं है, कई देश जिस तरह से निगाहें बनाए रखे हैं। यह भी बात सही है कि बहुत पिछले दरवाजे से अपने अपने स्वार्थ को साधने की कोशिश भी करेंगे। उसमें हिंदुस्तान को बार बार मैं कह रहा हूं कि एक पड़ोसी मुल्क में यदि इस तरह की घटना हुई है, निश्चित रूप से यदि ऐसा संबंध मेरा नहीं होता तब भी हम प्रभावित होते। यदि एक पड़ोसी मुल्क पर इस तरह से आतंकवादी कब्जा करता और उसमें वहां पे सत्ता परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ जो जिसने सत्ता परिवर्तन की बात करी है, वो उसको जिसने प्रश्रय दिया है वो ऑलरेडी हमारा दुश्मन देश रहा है, या उससे हम पिछले कुछ महीनों में या पहले पिछले वर्ष में कह लें कि जिस तरह से संबंध और तल्ख हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, और वो भी चाहेगा कि ये एक माध्यम बना करके भारत को घेरने की कोशिश करेगा। तो भारत लगातार उस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन थोड़ा सा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और मैं ही क्या, सारे पैनलिस्ट कर रहे हैं कि इंतजार करना होगा। और भारत बहुत सजग कदम से मानवता को भी ध्यान में रखते हुए एक बात मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो जनजीवन जो अस्त व्यस्त अभी बना हुआ है, उसके प्रति भी भारत के दिल में जो मर्म है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें यह भी दिखाना है कि वहाँ के लोगों के साथ हम हैं। वहाँ के लोगों से हमारी कोई इस तरह से दुराव नहीं है, वो हमारे अपने पहले से मित्र राष्ट्र रहे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं साथ में। लेकिन तालिबान का रवैया कैसा रहता है, वो किसके सर पे कौन उसे अपने रिमोट कंट्रोल से कहां किस तरह से ले जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के कदम को उठाने। बिल्कुल अनुज माथुर जी, यानी कि कुल मिलाकर भारत को इत्मीनान बरतना होगा, इंतजार करना होगा, और उसके हिसाब से फिर अपना प्लान तैयार करना होगा। हाँ,
मैं दो बातों में थोड़ा सा इनसे इत्तेफाक कम रखता हूं। हाँ। एक तो बात यह है कि जो हम कह रहे हैं बार बार कि तालिबान बंदूक के जोर पर अफगानिस्तान में आया, बंदूक के जोर पर नहीं आया। कहां चलानी पड़ी बंदूक उसको? न कंधार में बंदूक चली है, न जलालाबाद में बंदूक चली है, न काबुल में बंदूक चली है, न हेरात में बंदूक चली है। ये सब अमेरिका और विश्व के कई अन्य देश 2018 से प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से तालिबान को भी इस टोटल गैमेट में शामिल करके और अफगानिस्तान में एक स्थायित्व प्रदान किया जाए, जहां तक कि सरकार का प्रश्न है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान, मैं जानता हूं, मेरे कोर्समेट्स हैं, क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं सालों से, और मेरे एनडीए के कोर्समेट वो अफगानिस्तान आर्मी के मेरे साथ 3 साल जिन्होंने ट्रेनिंग करी है वो वहां पर हैं, उनके साथ मैं मिलाप में हूं। वहां के लोग सबसे ज्यादा जिस देश को पसंद करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान की जो जनता पसंद करती है उसका नाम है भारतवर्ष, उसके बाद तुर्की और बाकी सब बाद में। तो हमें उस ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें आवश्यकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अफगानिस्तान में मदद पहुंचाने की, और तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, तो इनके साथ मिलकर हमें लीड लेनी चाहिए। रहा सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान खुश हो रहा है, ये उसकी खुशफहमी है। डोरंड लाइन का मसला हल नहीं है और ये कभी हल होगा भी नहीं। पश्तून जो हैं, जो तालिबान की हड्डी में जो मेन स्ट्रेंथ है, वो डोरंड लाइन के दोनों तरफ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन है, उसको पनाह तालिबान देता है। तो ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसका जो आउट ऑफ निकलेगा, जिसका क्या असर पड़ेगा बलोचिस्तान में, फाटा में, NWFP में, तब इनको पता पड़ेगा कि क्या है। पाकिस्तान ढूंढ रहा है स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान के भरोसे, और वो चाह रहा है कि किसी तरह से तालिबान उनके पिट्ठू बन के, तालिबान पाकिस्तान का पिट्ठू बनेगा, तालिबान अमेरिका का पिट्ठू नहीं बनने को तैयार है। पाकिस्तान चीज क्या है? बिल्कुल। तो आप ये मान के चलें कि जो पाकिस्तान की खुशी है, हाँ, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक तालिबान अफगानिस्तान में, जो कि पाकिस्तान द्वारा क्रिएट किया हुआ और चीन द्वारा सपोर्टेड है, वो हमारे लिए घातक हो सकता है अब बैक होम। चलिए, पाकिस्तान का आपने बताया, लेकिन चाइना किस चीज को देखकर खुशी मना रहा है? रिक्वायरमेंट वो क्यों खुले समर्थन में है? आपको क्या लगता है? चाइना का मैं बताता हूं, चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट अफगान, चाइना बहुत सेल्फिश कंट्री है। चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में उनके मिनरल्स, कॉपर माइंस, उनके वहां पर जो उनकी मिनरल वेल्थ, $4.1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स आर देयर इन अफगानिस्तान। जो उनका आमू दरिया का जो बेसिन है, वहां पर गैस और उसके पेट्रोलियम पदार्थों के बहुत बड़े भंडार हैं, उन पे नजर है। उसके अलावा ईरान के साथ चाइना का 3.3 बिलियन का ट्रेड है। उस ट्रेड को सुचारू रूप से बनाने के लिए, वहां पर उनके ईरान के साथ उस करने के लिए अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ती है। जो CPEC जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को कंधार से डाइवर्ट करके और ईरान के पोर्ट्स तक ले जाएंगे, वो उनको चाबहार तक। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना का इंटरेस्ट है। चाइना के पास ऑलरेडी एक्सेस है, वो वकीजीर पास के मार्फत एक कनेक्टिविटी चाइना ने ऑलरेडी बना ली है वखान कॉरिडोर के साथ। ये वखान कॉरिडोर एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है। आज से कुछ वर्ष पहले जब हिना रब्बानी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी, तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि कॉरिडोर, एक रोड बननी चाहिए वाया पाकिस्तान, वाया वखान टू ताजिकिस्तान। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और तीसरी बात जो हमको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि हमारा लेजिटिमेट तौर पे अफगानिस्तान के साथ 100 मील का बॉर्डर है, चाहे वो अभी पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में हो, हमारा 100 मील का बॉर्डर है। और इस वजह से हम अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री हैं। वखान कॉरिडोर में हमारा इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट है, और हमें ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी अफगान जो नागरिक है वो भारत को सबसे ज्यादा प्रिय है, भारतीय उनको सबसे ज्यादा प्रिय है दुनिया में। ठीक है सर। डॉक्टर संजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अफगान मामलों के जानकार हैं। हमें ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है डॉक्टर संजीव, अनुज माथुर जी ने ये जो तमाम पॉइंट्स गिनवाए, चाइना के और पाकिस्तान के इंटरेस्ट गिनवाए, आप कितना इत्तेफाक रखते हुए इस वजह से ये दोनों कंट्रीज सबसे ज्यादा गदगद
अपने लिए मौका ढूंढती हुई वहां पर? देखिए, उन्होंने जो गिनवाया वो गलत नहीं है, वो तो बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक का जो बेनिफिट है वो ऑफ कोर्स चाइना उसके लिए अफ़गानिस्तान में चाहेगा कि उसका दखल बना रहे, और पाकिस्तान का जैसा उन्होंने कहा कि डूरन लाइन एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि पश्तून का एक ग्रुप हमेशा वो ग्रेटर पश्तून की बात करता है, और वो कहते हैं कि पेशावर तक हमारे लोग हैं, पश्तून हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए चिंता की बात रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए, अब अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री भी तो रहेगा ना, एक उसकी अपनी भी तो निर्णय लेने की कुछ क्षमता रहेगी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अगर हम उसकी जमहूरियत में यकीन करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सरकार के हम पक्षधर हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो उसको आज कहेगा लेफ्ट तो वो लेफ्ट चला जाएगा, कल राइट कहेगा तो राइट चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भारत अभी इतना अलग थलग पड़ जाएगा और चीन और पाकिस्तान के ही पूरे उसमें नियंत्रण में अफगानिस्तान का तालिबान रहेगा। अभी फिलहाल ये दूर की कौड़ी नजर आ रही है। अभी क्या होंगी उसके लिए, देखिए ये कोई 2020 का मैच नहीं है, हमारा वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदलेगी, है ना। तो वो कहानी वो है अभी, इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि बाकी देश या हमारा देश में जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो उस काम को कर रहे होंगे, और हम लोगों से ज़्यादा अनुभवी लोग उसको और ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं, वो अपनी रणनीति बना रहे होंगे। तो सारे देश जो उसके नेबरिंग कंट्रीज अपनी रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन उसके इतिहास को देखकर सब लोग वहां पर सहमे हुए हैं, दहशत के माहौल में। उनका क्या किया जाए, वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं हो रहे। भारत, रूस, अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, सबका वहाँ पे कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट है, जापान का इन्वेस्टमेंट है। तो वो लोग सब अभी तो मुझे लगता है कि एक मानवीय सहायता की ज़रूरत है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं अफ़गानिस्तान में रहा हूँ, और अफ़गानिस्तान के किसी भी इलाके में आप जाएं तो वो पर्शियन में बोलते हैं कि हिंदुस्तान द दोस्त अस, कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। तो मुझे लगता है कि उस दोस्ती की बुनियाद पे आज हमको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की अपील करना चाहिए, और बाकी जो देश हैं उसमें शामिल होना चाहें, वो अफ़गानिस्तान के आम लोगों को वो सहायता पहुंचाएं, क्योंकि वो दोस्ती की मिसाल कायम होगी। और ये भारत की संस्कृति भी है। ठीक है, जेके त्रिपाठी जी, क्या लगता है आपको, कैसे ये सहायता वहां तक पहुंचाई जा सकती है हर लिहाज से, और इस समय सबसे ज्यादा मानवता के लिहाज से? जी देखिए, ये मानवीय सहायता जो है आपातकाल में जो पहुंचाई जाती है, उसके लिए हमें अपील करना चाहिए जो भी वहां पर ग्रुप अभी निगोशिएशन कर रहे हैं उनसे, कि देखिए हम इस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस की ये ग्रुप आएगा या वो ग्रुप आएगा, हम ये चाहते हैं कि अफगान जनता को परेशानी ना हो, उनको खाने पीने की, उनको दवाइयों की, मेडिसिन की उनको परेशानी ना हो, वो दी जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ, जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, हम हालत पे नजर रखे हुए हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि भारतीय जो बच्चे हैं निकलना चाहें तो उनको निकाला जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब स्थिति स्पष्ट होगी तभी हम अपनी बात कहेंगे। बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से ऑप्शंस भी निश्चित कर दिए गए होंगे कि इस स्थिति में क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, अगर स्थिति ऐसी नहीं है वैसी रही तो क्या होगा, क्योंकि उसी हिसाब से हमें तालिबान में चाहे जैसी सरकार आए, आई रिपीट, चाहे जैसी सरकार आए, हमें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखना है, जैसा कि हम रखते रहे सारे देशों के साथ, क्योंकि तालिबान में हमारा भी हित जो है सिर्फ हमारे राष्ट्रीय हित या परियोजनाओं से ही नहीं जुड़ा है, हमारे इतिहास से भी जुड़ा है। इसलिए हमें उनसे कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखना है, और जैसे जैसे समय आएगा हम अपना कोर्स करेक्शन अपनी फॉरेन पॉलिसी में करते जाएंगे, लेकिन इस कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के चलते हमें ये करना है कि उनको सहायता देनी है अफगान जनता के लिए जितनी जल्दी हो सके, और उनको हमें ये विश्वास दिलाना है कि हम आपकी जनता के साथ हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ नहीं ये किया हमने
तो इस वैक्यूम को जो अमेरिका ने क्रिएट किया है, तुरंत भरने, जैसे नई सरकार की घोषणा होगी, ठीक है सर। तुरंत भरने के लिए पाकिस्तान और चीन आगे आ जाएंगे और फिर शायद हम कहीं पीछे छूट जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होगा, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। रवि पाराशर जी, डिस्ट्रक्टिव तालिबानियों से अब ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की उम्मीद कैसे की जाए, जिस बात का जिक्र जयके त्रिपाठी जी करते नजर आए? देखिए, विध्वंस अभी नजर भले आ रहा हो, लेकिन हमेशा ऐसा ही रवैया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बैलेंसिंग फोर्सेस होते हैं और दुनिया अब जो है डाइपोलर दुनिया नहीं है। शक्ति संतुलन के बहुत सारे पोल्स इस आज की दुनिया में उठ खड़े हुए हैं, एग्जिस्टिव हैं, जिनमें भारत भी एक ध्रुव है। ये हमको याद रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आमतौर पर एक मजाक में एक चुटकुला हम लोग सुनाया करते हैं कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं और सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो हंसते हुए दूसरा जवाब देता है कि फिर हम क्या करेंगे, वो तो फिर शेर ही करेगा। तो इस एक हास्य वाली जो बात है अमूमन जो कही जाती है, इसको अगर हम सेट असाइड कर दें, इसके जो व्यंग और हास्य के पुट को एक तरफ कर दें, तो अभी जो शेर के तौर पर जो तालिबान एक नकारात्मक शक्ति के तौर पर जिसे हम देख रहे हैं, और चीन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, तुर्की, ताजिकिस्तान के अलावा जो पूरी दुनिया अगर इसे कोई नेगेटिव फोर्स के तौर पे देख रही है, तो लेट अस वेट कि ये नेगेटिव फोर्स का जो ऊंट है वो आखिर किस करवट बैठता है, और उस हिसाब से फिर हम अपनी सक्षम हम हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ऊंट जो परिस्थितियों का है अफगानिस्तान में किस करवट बैठता है, उसके पैर किधर होते हैं, उसका सर किधर होता है, वो सब सारी चीजों का अध्ययन करके। और एक प्रश्न जो आपने इस डिबेट में उठाया वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीन अगर बहुत गदगद है, आपने कहा कि चीन बड़ा गदगद है, और जो अभी जो पारिस्थितिक वक्तव्य, जो भी सिचुएशनल स्थितियां हमें दिख रही हैं, पाकिस्तान बड़ा गदगद है। तो अब आप ये बताइए कि आपने और भारत के और पूरे विश्व के जो लोग हैं, पॉलिटिकली सचेत लोग हैं, उन्होंने ये तस्वीरें देख ली हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर वो काबिज हैं, कई दिन हो गए। तो चीन को और पाकिस्तान को आगे बढ़कर एक देश का दर्जा दे देना चाहिए। वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या प्रेशर है उनके ऊपर? तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। या वो भी तो अभी ऐसा नहीं स्थिति में? है, सिचुएशन एकदम से ऐसी नहीं है कि चीन अगर वीटो पावर है, महाशक्ति है, तो वो कोई एक फैसला, पॉलिटिकल फैसला इस तरह से लेके दिखाएं, पाकिस्तान लेके दिखाए, सबसे पहले दर्जा दे देना उसको देश का, क्या दिक्कत है? तो इतना आसान नहीं होता है। और देखिए, भारत का जहां तक विदेश नीति का ताल्लुक है, त्रिपाठी जी ने जिस तरह से कहा और हमारे बाकी साथियों ने कहा कि भारत विदेश नीति के स्तर पर, सोच के स्तर पर इतना मजबूत देश है कि जो डाइपोलर देश हैं, विपरीत ध्रुव वाले देश हैं, आपस में जिनको फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, जैसे इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ईरान, सऊदी अरब हो गया, रूस और अमेरिका को हम एक डाइपोलर सिचुएशंस में देख लें, तो भारत के दोनों देशों के, भले ही उनके आपस में कितने ही झगड़े हों, भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके दोनों देशों से बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है, राजनयिक संबंध है। तो भारत की बौद्धिक क्षमताओं पर, भारत की सामरिक क्षमताओं पर, भारत की कूटनीतिक क्षमताओं पर, राजनीतिक क्षमताओं पर हमें भरोसा करना चाहिए। और यकीनन दक्षिण एशिया क्षेत्र में ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें भारत कोई लूजर बन के नहीं भी कही थी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए फिलहाल थोड़ा करना होगा इंतजार। चलिए, कि मेरे पास समय की कमी है, आप सभी से मैं जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जयके त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सर, जाते जाते क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट आपका, कहाँ आपको ये पूरी परिस्थिति जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर तालिबान को, एक चीज जान लीजिए कि अगर तालिबान जीत रहा था, तालिबान को कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी कि वो काबुल को कब्जे में कर लेता शक्ति के बल पे और अपनी एक सरकार बना दे। लेकिन क्यों नहीं बनी? सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि या तो तालिबान ये नहीं चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर का मुकाबला इस तरह से न करे, क्योंकि उसको भी शायद एक था, जैसा कि पाराशर जी कह रहे थे, कि ना अभी तक चीन ने उसको मान्यता दी है, ना पाकिस्तान ने। तो ये एक तरह से बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, भले ही दिखावे के लिए है, क्योंकि देर हो रही है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ निगोशिएशन हो रहा है जिसमें तालिबान को कुछ माइल्ड करने की कोशिश हो रही है। अगर ये हो जाता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। ठीक है, संजीव कौशिक जी, आपका फाइनल कमेंट।
आवाज नहीं आ रही है। में हर एक परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है सरकार। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ठीक है। पहले ये देखना होगा कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबानी किस करवट बैठता है और क्या उनके आगे की स्ट्रेटजी होती है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ठीक है, अनुज माथुर जी, आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही है? आपका फाइनल कमेंट सर। जी मेरा फाइनल कमेंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें अब इसके यहाँ के जो मानवीय चीज़ों को संभालने के लिए हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, लीड लेनी चाहिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में किसी प्रकार से हमको एक ऐसा वहां पर माहौल बनाना चाहिए कि हम पांचों शक्तियां एक साथ एक तरफ आकर के और इस परिस्थिति के खिलाफ या इस परिस्थिति के संबंध में कोई एक यूनानिमस डिसीजन लेकर के और यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर कोई इसके अंदर इंटरवेंशन किया जाए। मिलिटरीली तो शायद नहीं हो पाएगा, डिप्लोमेटिकली इसमें इंटरवेंशन किया जाए। हमको अपना इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बनाए रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। हमारा ह्यूमन जो जनता के लेवल पे जो हमारा इंटरेक्शन अफगानिस्तान के साथ सालों से हमारा जो संबंध है वो बहुत बेहतरीन तरीके का संबंध है और हमें वो करने के लिए लीड लेनी पड़ेगी। अब बाकी उसके अफगानिस्तान के पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर। चलिए ठीक है। डॉक्टर संजीव राय, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते क्या कहेंगे सर? यह है कि एक तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है वो नीड ऑफ द आवर है, उसके लिए अपील करना चाहिए और लोगों की सुरक्षा, जो सिविलियंस हैं ये भी अपील करना चाहिए कि वो आज डर में जो छुपे हुए हैं, भाग रहे हैं, महिलाएं भाग रही हैं, फिल्मकार, नाटककार, थिएटर आर्टिस्ट, टीवी एंकर्स, ये जो डरे हुए लोग हैं उनकी हिफाजती की चिंता होनी चाहिए पूरी दुनिया के नेताओं की तरफ से। ठीक है, रवि पाराशर, फाइनल कमेंट। देखिए, जैसा सबने कहा मैं सबसे सहमत हूँ। भारत का, क्योंकि पाकिस्तान एक अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। ये बात ठीक है कि ऐतिहासिक रूप से हम हमारी जो सोच अफगानिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर क्या रही है, लेकिन अब जो भी ऐतिहासिक वो सारी बातें बीत गई। अब जो नई सिचुएशन है उसमें, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, जैसा माथुर साहब ने कहा कि भारत को एक बहुत मजबूती के साथ सारी स्थिति को डील करने वाले देश के तौर पर अपने आप को साबित करने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय हित, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा समेत जितने भी जो भी भारतीय हित हो सकते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्र में और पूरे वैश्विक परिदृश्य में, उनकी तरफ बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हुए भारत को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि अफगानिस्तान में रक्त रंजित फर्दर कोई ऐतिहासिक व्यंजना न खड़ी हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी आशंकाएं। अब ऐसे में वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान के सामने खुद बहुत सारी चुनौतियां हैं। तालिबान क्या करेगा, कैसे स्थिरता अपनी साबित करेगा, उसके आधार पर ही फिर हिंदुस्तान भी अपनी रणनीति बनाएगा। फिलहाल तो वेट एंड वॉच की स्थिति में कि वहां पहले चीजें स्पष्ट हो जाए, उसके बाद फिर हिंदुस्तान अपना स्टैंड क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।